हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज गंगवार और ये आपका प्यारा सा चैनल सीबी एजुकेशन क्लासेस। प्लीज यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आपका इस तरह का सहयोग हमारे लिए लगातार मोटिवेट करता रहेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ाने का प्रयास लगातार करता रहूंगा। ऐसी मैं कामना आगे करता हूं कि आपका सहयोग मुझे मिले और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कुछ कर पाऊं। अब हम बात करते हैं कि हमने अपने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में या विलयन की विभिन्न प्रकार की सांद्रताओं की हमने चर्चा की थी। उसमें एक टॉपिक हमारा आता है विलयन की नॉर्मलता या नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन की नॉर्मलता जो है वो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के बराबर होती है। और यदि किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांक हमें देखने हैं तो ग्राम तुल्यांकों के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांक के लिए कि ग्राम वेट अपान होता है इक्विवेलेंट वेट। तो जिस पदार्थ का हमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या काउंट करनी है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए फार्मूला हमारा होता है ग्राम वेट ऑफ सबस्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सबस्टेंस, यानी ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार से हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। लेकिन इसके बाद चूंकि ये चीज हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन आज हम यहां से शुरू करते हैं कि नॉर्मलता में बहुत से ऐसे फार्मूले हैं, बहुत से ऐसे जो दूसरी सांद्रताएं हैं उनके साथ बहुत से ऐसे रिलेशन हैं कि जिनके द्वारा हम अनेक परीक्षा में पूछे जाने वाले आंकिक सवालों की गणना कर पाते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल विलयन की। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल विलयन की। तो देखिए, नॉर्मल विलयन वह विलयन होता है जिसकी नॉर्मलता 1 होती है। तो एक नॉर्मलता वाला विलयन नॉर्मल विलयन कहलाता है। और इसके बाद यदि हम बात करें तो एक दूसरा रिलेशन हमारे पास और आता है नॉर्मलता समीकरण का। तो नॉर्मलता समीकरण, और नॉर्मलता समीकरण जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n1 b1 बराबर n2 v2। नॉर्मलता समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे n1 b1 बराबर n2 v2। और n1 v1 n2 v2 की हमें आवश्यकता तब पड़ती है जब हम दो विलयनों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हों, यानी तुलनात्मक रूप से उनकी नॉर्मलता में या उनके आयतन में हम परिवर्तन को देख रहे हों, तो उस समय हमें नॉर्मलता समीकरण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक छोटी सी इसमें एक प्रॉब्लम अगर हम कैलकुलेट करके देखें कि जैसे मान लीजिए कि हमसे कहा जाता है, एक क्वेश्चन हमारे लिए आ जाता है एक नॉर्मल विलयन है, एक हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन है और जिसका आयतन हमारे लिए दे रखा है 50 ml, मान लीजिए आयतन दे रखा है। और आपसे कहा जा रहा है कि इस पूरे विलयन में यदि 50 ml वॉल्यूम है, इसमें कितना वाटर ऐड किया जाए, यानी कितना जल इसमें जोड़ दिया जाए या मिला दिया जाए जिससे कि इस विलयन की नॉर्मलता 0.2n हो जाए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि एक हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 50 ml है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि विलयन की नॉर्मलता n हो जाए। तो हमें मिलाए गए
जल का आयतन ज्ञात करना है, मिलाए गए जल का आयतन। तो अब हम इसमें नॉर्मलता समीकरण जो है इसका प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास N1 जो है नॉर्मल विलयन है, तो नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होती है और इसका आयतन हमारे पास 50 ml है। N2 हमें दे रखा है कि 0.2 नॉर्मलता हम कर लेते हैं, लेकिन हम इसमें वाटर कितना मिलाते हैं, यानी आयतन जब नॉर्मलता 2 करते हैं तो आयतन कितना हो जाता है ये पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो V2 बराबर हो जाता है 1 × 50 अपॉन 0.2। अगर हम इस पॉइंट को हटा दें तो यहां पर एक 0 और बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका, इसको काट लेते हैं तो ये 250 हो जाएगा। तो हमारे पास अगर यहां हम देखें तो V2 की वैल्यू हमारे पास आती है 250 ml और यहां से हम डेल्टा बी यानी हमने कितना आयतन मिलाया है, तो पहले वाले आयतन और बाद वाले आयतन यानी फाइनल जो वॉल्यूम है, इन दोनों का हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा B2 माइनस B1 और B2 माइनस B1 जब हम निकालेंगे तो 250 माइनस हो जाएगा 50, तो यहां हमारा आंसर आ जाता है 200 ml। तो इसमें हमने 200 ml जो है ये जल मिलाया है, आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम एक और रिलेशन की बात आप लोगों से करते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध। तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध, इस पर आधारित आंकिक सवाल ज्यादातर हमें इस पाठ से मिल जाते हैं। तो क्या संबंध होता है इसमें हम देखते हैं। तो एक अगला संबंध हमारे पास आ जाता है सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध। देखिए, सांद्रता शब्द का प्रयोग प्रायः ग्राम प्रति लीटर सांद्रता के लिए हम लोग करते हैं, और अगर सिंबल की बात करें तो सांद्रता को एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एस बराबर एक रिलेशन होता है एन इंटू ई। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस सांद्रता हो जाती है, सांद्रता, और ये बराबर हो जाता है नॉर्मलता गुणा तुलांकी भार। तो सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुलांकी भार, ये एक संबंध है जिसको हमने देखा। और इसके बाद एक अन्य संबंध की हम और बात करते हैं, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो देखिए, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। देखिए, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध जो होता है वो होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलारिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है कि नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर स्मॉल एन, और स्मॉल एन जो है वो अलग अलग कैटेगरी के यौगिकों के लिए अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। हालांकि सामान्यतः इसे हम संयोजकता शब्द
प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास 3 पदार्थों की कैटेगरी है। जैसे पदार्थ या तो एसिड होता है या फिर बेस होता है, और दोनों की जो क्रिया होती है उसके द्वारा बनने वाला साल्ट होता है। तो एसिड की पहचान होती है, साधारण सी जो पहचान है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, यानी H+ आयन अम्लों में मौजूद होता है। जैसे HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया। तो यदि कोई पदार्थ अम्ल है, वहां पर N वैल्यू के लिए क्षारकता कहा जाएगा, यानी अम्ल के लिए N शब्द का अर्थ जो होता है, N अक्षर का अर्थ होता है यहां पर क्षारकता से। किसी भी अम्ल की क्षारकता उसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसके बाद हम बात करें बेस की। देखिए बेस का मतलब होता है क्षारक, हिंदी में इसको बोलेंगे हम क्षारक, लेकिन इसमें एक टर्म और आता है क्षार। बेस और क्षार में अंतर होता है। When base dissolve in water, then the solution is known as alkali। तो जो वाटर डिजॉल्व बेस होते हैं, यानी जल में घुले हुए जो क्षारक होते हैं, उस जलीय विलयन को या उसी को हम क्षार कहते हैं। तो जो जितने भी क्षार होते हैं उनमें OH नेगेटिव आयन मौजूद होता है। तो यहां पर क्षार के लिए हम प्रयोग करते हैं अम्लता शब्द का, और किसी भी क्षार की अम्लता ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित OH आयनों की संख्या को हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारे लिए एक NaOH क्षार हमने लिया है और CaOH का होल ट्वाइस ये क्षार हमने लिया है। तो CaOH का होल ट्वाइस और NaOH, इसमें अगर देखें तो इसकी जो अम्लता है वो 1 होगी और इसकी अम्लता जो है वो 2 होगी। इसी प्रकार से HCl की अम्लता क्षारकता 1 होगी, H2SO4 की क्षारकता 2 होगी। तो ये N का अलग अलग मीनिंग होता है। लेकिन अगर इसके बाद हम साल्ट की बात करें तो देखिए साल्ट वे पदार्थ होते हैं जिनमें कम से कम एक अम्लीय और एक भास्मिक मूलक होता है, यानी एक मूलक किसी भी लवण में अम्ल से आता है और एक क्षार से आता है। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण बनता है। तो लवण में इस N का प्रयोग जो है हम संयोजकता शब्द के रूप में करते हैं। और जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लवण है NaCl। NaCl क्योंकि किसी लवण का निर्माण तभी होता है जब क्षारीय मूलक यानी क्षार से आने वाले मूलक और अम्ल से आने वाले मूलक दोनों की संयोजकताएं आपस में बराबर होती हैं। तो N वैल्यू के लिए हम यहां पर किसी भी मूलक की संयोजकता का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें किसी चिन्ह की आवश्यकता हमारे लिए नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस रिलेशन से हम एक छोटी सी आंकिक प्रश्न को अगर लगाने का प्रयास करें यहां पर, तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं कि हमारे पास .5 m H2SO4 H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो 0.5 m H2SO4 विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास मोलरता है
तो हम इस फार्मूले में इसको रखते हैं कि नॉर्मलिटी हमको काउंट करनी है, मोलारिटी की जगह पर हम 0.5 लगा देते हैं और यहाँ पर एन वैल्यू देख लेते हैं। तो एन वैल्यू हमारे लिए देखिए H2SO4 है, ये अम्ल है और अम्ल में हाइड्रोजन कितने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन हमें दिखाई दे रहे हैं 2, तो यहाँ पर एन वैल्यू हो जाएगी 2 और एन बराबर फिर हो जाएगा 2 गुणा 0.5 और ये हो जाएगा आपका 1। तो कितनी नॉर्मलता इसकी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और देखिए इसके बाद नॉर्मलता से ही एक अन्य महत्वपूर्ण फार्मूला है जो हमारे लिए प्रैक्टिकल में एक महत्वपूर्ण, जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम वगैरह होते हैं या जो हम अपने क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं, उस प्रैक्टिकल में एक अनुमापन नाम का प्रैक्टिकल होता है। तो अनुमापन के बारे में थोड़ा हम देखते हैं। अनुमापन में एक फार्मूले का उपयोग होता है, W इज इक्वल टू NeV अपॉन 1000। W बराबर NeV बटे 1000। इस फार्मूले का उपयोग अनुमापन में होता है। देखिए अनुमापन होता क्या है, अनुमापन जो है वो किसी विलयन में यदि आपको नॉर्मलता दी हो, पदार्थ का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात है, आप निश्चित उसका आयतन बना रहे हैं, तो ये जब सारे डेटाज आपके पास मौजूद हैं तो उस ज्ञात सांद्रता का विलयन बनाने के लिए पदार्थ का कितना भार हमें लेना पड़ेगा। यानी विलयन में अगर आपको नॉर्मलता पता है, इक्विवेलेंट वेट पता है, आपको वॉल्यूम पता है, तो आप ये निर्धारित कर सकते हैं अनुमान उसके द्वारा कि विलयन में कितना पदार्थ हमें घोलना पड़ेगा। तो वेट कैलकुलेशन के लिए यानी जो गिवन सांद्रता है या जो नॉन सांद्रता है, ज्ञात सांद्रता का विलयन जब हम बना रहे हैं तो उसमें हमें कितने पदार्थ की आवश्यकता होगी, इसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए जो आपका बोर्ड एग्जाम में जो प्रैक्टिकल में जो आपका क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन का एक टाइप में बता रहा हूं। जैसे उसमें होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, और फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसे फेरस अमोनियम सल्फेट भी कहते हैं और इसके लिए मोहर लवण भी कहते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि फेरस अमोनियम सल्फेट का NY20 का विलयन बनाने के लिए NY20 विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होगी। तो NY20 सॉल्यूशन हमारे लिए बनाना है और मान लीजिए क्योंकि आवश्यकता अनुसार हम लोग विलयन बनाते हैं, तो टाइट्रेशन के लिए हमने 250 ml के फ्लास्क में जल लिया है, यानी उसमें हम 250 ml विलयन का हम आयतन ले रहे हैं। N/20 स्ट्रेंथ है और फेरस अमोनियम सल्फेट का जो तुल्यांकी भार होता है, इसका इक्विवेलेंट वेट होता है, इसको आप लोग जो है बिल्कुल रट के रखिए, 392 होता है। तो 392 जो है इसके लिए बिल्कुल याद करके रखते हैं। तो इसके द्वारा हम वेट कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए एन नॉर्मलता की जगह हम 1/20 रख देते हैं, तुल्यांकी भार की जगह 392 लगा लेते हैं और आयतन हमारे पास 250 है। यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 है,
तो इससे हम काट सकते हैं, 25 चौके हो जाएगा, 25 चौके हो जाएगा 100। तो यहां हमारे पास आ जाता है 392 अपान हो जाएगा 80। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 4.9 ग्राम। 4.9 ग्राम N/20 सांद्रता का विलयन 250 ml यदि हम बना रहे हैं तो फेरस अमोनियम सल्फेट का वेट हमें लेना पड़ेगा 4.9 ग्राम। तो इसके द्वारा हम एक इस फार्मूले को देख लेते हैं और इसके बाद फिर हम बात करते हैं आप लोगों से विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता की बात करते हैं या मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए विलयन की मोलरता क्या होती है। अगर विलयन की मोलरता की हम बात करें तो मोलरता का जो फार्मूला होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, यानी वेट ऑफ तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसकी अगर परिभाषा करना चाहे मोलरता की, यह भी विलयन की एक प्रकार की सांद्रता है जिसे हम मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो हम यहां पर विलयन के भार को या विलयन के आयतन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम रेशियो देखते हैं या अनुपात देखते हैं विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के ग्राम भार को देखते हैं। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, इस पे अगर इसके फार्मूले देख ले कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल है, इसका 9 ग्राम ग्लूकोज 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ 9 ग्राम ग्लूकोज है जिसे हमने 100 ग्राम जल में घोला है और विलयन की मोलरता आपसे पूछी जा रही है। तो 9 ग्राम ग्लूकोज यानी कि जो वेट ऑफ
जो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना है, 9 ग्राम। 9 ग्राम वेट है। विलायक का भार इसमें आपको दे रखा है तो 100 ग्राम जल है। जल है। अगर इसका फार्मूला देखें तो मोलरिटी हो जाता है, यहां पर मोलों की संख्या के लिए हमें क्या करना है, ग्राम भार बटे अणु भार। ग्राम भार बटे अणु भार या मॉलिक्यूलर वेट, और अपान हमें करना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास 9 ग्राम है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो अणुभार होता है, एक बार पुनः हम यहां पर ग्लूकोज का अणुभार देख लें। तो ग्लूकोज का अणुभार लिखने के लिए ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणुभार वो अणुसूत्र C6H12O6, तो ये इसको हम कर सकते हैं 12 गुणा 6, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो 12 होता है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 और नंबर ऑफ एटम इसके 12 हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 और नंबर ऑफ एटम इसके 6 हैं। तो अगर इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये 180 आता है। तो इसका जो अणुभार हो जाता है वो हो जाता है 180, और इसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये हो जाएगा 100/1000। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9/180 गुणा 100, और इधर कर देंगे हम 1000। तो यहां पर 1 2 3 जीरो से 3 जीरो इसके कट जाते हैं, और 9 दूना हो जाता 18, मतलब हो गया 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5 m मोलर कह सकते हैं, या मोल प्रति किलोग्राम यहां पर हम कह सकते हैं। अब आप लोग बताइए आज का हमारा टॉपिक कैसा लगा। धन्यवाद आप लोगों के स्नेह के लिए, क्योंकि आपका स्नेह में बहुत मिल रहा है। हमें इस बात की कोई बिल्कुल शिकायत नहीं है। आप लोग मन लगाकर हमारे वीडियोस देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए, और लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ अगेन